जितने हमें बताखोर पकड़े थे, जितने टारगेट किलर पकड़े हैं, पता चलना ये आवाम को ये कौन से वो चेहरे छुपे हुए हैं, किन की सपोर्ट इनके पीछे हासिल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पिछले 3 साल में पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है तो वो है इंसानी जान। जहाँ नाज़रीन रोज़ किसी न किसी शहर से बुरी खबर, किसी न किसी शहर में खून बहा जाता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। गिलगित में सेक्टेरियन किलिंग हो, बस से निकाल के लोगों को शहीद कर दिया जाता है। इसी तरीके से क्वेटा में सेक्टेरियन किलिंग भी है, लसानी बुनियाद पर भी लोगों को मारा जाता है। और कराची का तो अल्लाह ही हाफिज है, रोज़ाना 10-12 2 दिन पहले 17 लोगों को हलाक कर दिया गया। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है लेकिन उनको सजा नहीं हो पाती। ये कैसा सिस्टम है, कैसे इंसाफ मिलेगा लोगों को? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक इदारा जिम्मेदारी दूसरे इदारे पर डालता है, एक पार्टी जिम्मेदारी दूसरी पार्टी पर डालती है। आज भी हमने देखा कि कराची में सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, इत्तेहादी जमातों का इजलास। ये इजलास पहले भी हो चुके हैं। आज एक मरतबा फिर रहमान मलिक साहब कराची तशरीफ़ लेकर आए हैं और पहले भी वो लेकर आ चुके हैं तशरीफ़ कराची कई मरतबा, जब कराची में जो है टारगेट किलिंग बढ़ जाती है। और आज एक मरतबा फिर रहमान मलिक साहब ने जो है मीडिया से गुफ्तगू भी की है। क्या मुख्तलिफ बात उन्होंने आज कही मीडिया से, ये आपको सुनाते हैं। आप बत्ते में मिसाल को तो रंगी में बहुत से लोग बताखोर हैं, उसमें सारी पार्टियां मौजूद हैं, उसमें पीपी भी, एमक्यूएम भी है, एनपीए भी, सब जानते हैं, सब मानते हैं। तो अगर कोई किसी पार्टी का अम्ब्रेला इस्तेमाल करके ये काम करेगा तो नेचुरली उसको भी हाथ डाला जाएगा। और जो भी इस दफ़ा फैसला होगा कि जितने हमें बताखोर पकड़े थे, जितने टारगेट किलर पकड़े हैं, मेरा ख्याल है कि उनको पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से उसको पब्लिक ना करने की। वो भी हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इजाज़त लेंगे ताकि उनके फेसेस आने चाहिए, उनको पता चलना ये आवाम को ये कौन से वो चेहरे छुपे हुए हैं, किन की सपोर्ट इनके पीछे हासिल है। रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कोई नई बात नहीं थी इसमें। पहले भी वो काफ़ी मरतबा कह चुके हैं कि कुछ लोग जो है सियासी अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिकल नाम लेते हैं पार्टीज का, और उसकी वजह से वो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। भत्ताखोरों को और टारगेट किलर्स को टीवी चैनल्स के सामने लाने का पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं। आज कहने कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हम वहाँ जाके इस चीज़ की इजाज़त लेंगे ताकि उन लोगों को बेनकाब किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि आज जो सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत में एक और इजलास हुआ है, या रहमान मलिक का ये जो एक और दौरा है, मुश्किल ही है कि कराची में किसी तरह का अमन बहाल हो सकेगा। प्रोग्राम में अपने मेहमानों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और क्या उनको एहसास है कि कितना खून बहाया गया है कराची में। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया कराची से हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ताहिर मुर्शदी साहब, आपका ताल्लुक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हाजी अदील साहब, आपका ताल्लुक है ANP से, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या एहसास है आपकी हुकूमत को, आपकी पार्टी को कि कराची में किस कदर हालात ख़राब हैं इस वक्त? जी शहजाद साहब, बिल्कुल एहसास है। और एक तो ये बात बिल्कुल बजा तौर पर कही जा सकती है कि कराची में बहुत सारे बेगुनाह लोगों का भी खून बहता है, लेकिन एहसास हमें इसलिए भी महसूस होता है कि हमारे अपने कारकुन हमारी हुकूमत आने के बाद तकरीबन कोई 332 के करीब इस शहर में हलाक हो चुके हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात में। और इसी तरह और सियासी जमातों के भी कारकुन हैं और बेचारे कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ हैं और बिल्कुल गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें क्यों मार दिया गया है, उनके लवाकिन को नहीं पता कि उनके बच्चे क्यों कत्ल हुए हैं। ये सूरत हाल यकीनन कराची में ऐसी तशवीशनाक है। लेकिन ये जो आपने कहा कि पता नहीं किसी को एहसास है या नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। कोई भी शख्स जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी एहसास हो या थोड़ी बहुत भी जिसके अंदर ज़मीर हो, जिसके अंदर शर्म हो, वो कोई ऐसा वाक़या जो है वो उसको आप नहीं कह सकते कि महसूस ना करता हो। और हम तो ख़ुद ऐसे लोग हैं जिनके घरों से शहादतें हुई हैं, जिनके घरों में जनाजे आए हैं, तो हमें यकीनन एहसास है कि जिनके घरों से इस तरह जनाजे उठते हैं उन्हें लेकिन ये कैसा एहसास है सईद गनी साहब के आपके पास तो सारी पावर्स हैं, सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके तहत काम कर रही हैं, फिर भी इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। तो ये सिर्फ क्या टीवी चैनल्स तक आप लोगों का एहसास है, टॉक शोज तक आप लोगों का एहसास है, या वाकई अमलन कुछ किया जा रहा है इस हवाले से? शहजाद साहब, अगर आपकी इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो हों तो फिर उसके वहाँ पर कोई जराइम नहीं होने चाहिए, तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास वसाइल हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन उन ममालिक में हमारे मुल्क से ज़्यादा बड़े बड़े जराइम भी हो जाते हैं।
तो जहाँ पर हुकूमतें कोशिश करती हैं वहाँ पर जो जराइम पेशा लोग होते हैं वो नए नए रास्ते तलाश करते हैं, नए नए हरबे इख्तियार करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने जो भी उनके मज़मूम मकासद हैं उसको वो पूरा कर सकें। तो हुकूमत अपने तौर पर भरपूर कोशिश करती है, लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ कि जो मुल्क दुश्मन हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं या जो उस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने रास्ते निकाल लेते हैं और अपने मज़मूम मकासद के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं जिससे शहरियों की जान भी जाती है, मुल्क की मईशत भी तबाह होती है और मुल्क का नाम भी ख़राब होता है। लेकिन मुझे नहीं पता सईद गनी साहब कि आप कराची से किसी और शहर को मिला सकते हैं, क्योंकि कराची जैसे हालात तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इस वक्त किसी शहर में भी नहीं होंगे जहां पे सियासी किलिंग है, एथनिक किलिंग है, लसानी बुनियाद पर लोगों को मारा जा रहा है। मुझे बता दें फिर कौन सा ऐसा शहर है, एक नाम दे दें मुझे कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है, एक दे दें। मैं तो आपसे एक मांग रहा हूँ, पूरी बहुत सारों को छोड़ना है। एक बता दें कौन सा शहर है जहां पे 3 पार्टीज जो है वो इख्तिदार में मौजूद है, उन्हीं के एक्टिविस्ट मरते हैं और उसके कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, आप 100% किसी भी शहर का एक दूसरे से तकाबुल नहीं कर सकते, दुनिया तो दूर की बात है, पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि और दुनिया के ममालिक में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब नहीं होती है। बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर बहुत सारे वसाइल भी हैं, जिनकी पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी रखती हैं, जहाँ पर शायद इतने ज़्यादा लिसानी तफरीक भी लोगों में ना हो, लेकिन वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बाज़ शरअ से ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं सिर्फ इस तासुर को आपके ज़ाहिर करना चाहता हूँ और उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, इससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूँ। हुकूमत बिल्कुल कोशिश करती है, लेकिन मैं जो गुजारिश मैं हर दफ़ा करता हूँ कि ये मसला हुकूमत का नहीं है, ये मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये मसला इस मुल्क का है, ये मसला इस कौम का है और इस मसले को हल करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें सियासी जमातें भी हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी भी है। सियासी जमातें मेरे ख्याल से इस वक्त सरे फहरिस्त होना चाहिए उनका नाम, क्योंकि आप ही के मिनिस्टर आज रहमान मलिक साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम भी इस्तेमाल होता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी नाम इस्तेमाल होता है, ANP का नाम भी इस्तेमाल होता है। अब इस्तेमाल होता है या वाकई इनकी सफ़ों में कोई ऐसे लोग हैं जो कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये ढूंढना पार्टीज का काम सबसे पहले है। अच्छा, मैं जाऊँगा इस वक्त पेशावर हाजी अदील साहब आपकी तरफ। सईद गनी साहब का कहना है कि पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत के हालात को कंट्रोल में लेकर आए और अमन को वापस कराची में बहाल किया जाए। आज जो मीटिंग हुई है बिलावल हाउस में सदर आसिफ अली ज़रदारी की सदारत में, उसमें एक अहम फैसला ये भी किया गया है कि अब जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को। पहले वो रिपोर्ट जो है रहमान मलिक साहब को करती थी और आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे रहमान मलिक साहब के हवाले से कि उन्होंने जिस तरीके से सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की है कराची में। आप मुतमईन है इस फैसले से और आपके ख्याल में अगर रिपोर्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को दी जाएगी तो क्या बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है अब कराची में? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज की जो मीटिंग हुई है ये बड़ी मुद्दत के बाद एक ऐसी मीटिंग हुई है और सदर साहब ने ख़ुद इनिशिएट लिया है कि तीनों जमातें मिल के बैठी हैं और उन्होंने आपस में बात की है। इससे पहले तो एक सो कॉल्ड कोर कमेटी है जिसमें सिर्फ 2 पार्टियां फैसला करती हैं, 2 पार्टियां मिलती हैं। हाँ, ANP के तो बल्कि ANP क्या जो और इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ, वो भी मुस्लिम लीग काफ नहीं, वो सिंध की जो मुस्लिम लीग है पीर पगाड़ा से वाली, उनको भी शामिल नहीं किया जाता। फंक्शनल लीग देखें, अब उनको भी नहीं शामिल किया जाता। शायद आज की मीटिंग में भी वो शामिल नहीं है। देखें, शायद ये रिपोर्ट सदर साहब को जाए कि किसी और को जाए, वज़ीर आज़म साहब को जाए, फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप मुजरमों को पकड़ने के लिए नीयत न पैदा करें, नीयत और हिम्मत पैदा करें। हमने जनाब सेनेट में जनाब रहमान मलिक साहब से कहा कि आप हमें ये लिस्ट दें कि ये नाइजीरिया से और साउथ अफ्रीका से जो लोग आते हैं और एक दिन के विज़िट पे पाकिस्तान आते हैं, इनकी डिटेल क्या है। ये तो उनका महकमा है, वो हमें बताए। आज तक हमें वो तफसीलात नहीं मिली हैं। अब आप देखें, हमारी पार्टी तो मुकाबलतन छोटी पार्टी है, हमारी 2 नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट सूबाई असम्बली में, लेकिन जो जुडिशरी की एक रिपोर्ट 2011 की आई है उसमें हमारे 100 के करीब लोग शहीद हुए हैं, जबकि बड़ी पार्टियों के भी ऑलमोस्ट 102-110 के करीब लोग शहीद हुए हैं। तो हमारी छोटी पार्टी के फिर उन्होंने जी ऑपरेशन की बात की, तो सबसे पहले वो बादशाह खान मरकज़ का ऑपरेशन हुआ है। ये बाकी मरकज़ क्यों नहीं ऑपरेशन की जद में आते हैं? ये तो हमारे गिले हैं। हमसे कोई आज तक मशवरा नहीं होता। ये ज़रदारी साहब ने मशवरा किया है,
वरना कोर कमेटी की किसी मीटिंग में ANP हम नहीं बैठते, 2 पार्टियां बैठती हैं। अच्छा, हमारे पास ये इजलास हमारे पास कुछ अरसे पहले भी हमने देखा था कि बिलावल हाउस में प्रेसिडेंट साहब के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, क्या उसमें ANP को दावत नहीं दी गई थी? और आप कह रहे हैं कि काफी अरसे बाद तीनों जमातें मिल बैठी हैं बिलावल हाउस में। क्या लॉ एंड ऑर्डर का काम सिर्फ सदर साहब की जिम्मेवारी रह गई है कि जब सदर साहब बुलाएंगे तो हम वो तमाम पार्टियां जाएंगी और वजीर आला साहब या गवर्नर साहब बुलाएंगे या और दूसरी सतह पे बात होगी तो सिर्फ 2 पार्टियां बैठ के बात करेंगी? यानी सदर साहब की जिम्मेवारी कि कराची को भी वो कंट्रोल करे, मुल्क के मसाइल भी वो हल करे। ये सोचना चाहिए ना। आखिर तमाम मामलात में तमाम पार्टियों को जो इत्तेहाद में शामिल हैं पीपल पार्टी के साथ, उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता? फिर उनके एक पार्टी के मरकज़ में आप छापा मारते हैं। रात को बादशाह खान मरकज़ कराची में छापा मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने कहा वेलकम आए देख लें। लेकिन अब दूसरे ये बात तो दुरुस्त नहीं है हाजी अदील साहब, पिछले कई दिनों से लियारी में एक ऑपरेशन जारी है, लियारी के अवाम का रद्द अमल भी यकीनन आपने देखा होगा, तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना इलाका है, तो वहां पे भी तो ऑपरेशन हुआ है ना। देखिए पीपल पार्टी का अपना इलाका था या है या नहीं है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुंतखब, उनकी बात भी किसी ने नहीं सुनी। वहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर ने कुछ अर्से पहले कहा था कि जी कराची में ऑपरेशन होना चाहिए और फौज की निगरानी में होना चाहिए। देखिए पुलिस डरी हुई भी है और सहमी हुई भी है। नवाज शरीफ के ज़माने में एक ऑपरेशन हुआ था और बड़ा कामयाब ऑपरेशन था, उसके बाद 92 पुलिस अफसरों को कत्ल किया गया। आज तक उनकी कोई FIR इन्वेस्टिगेशन पता नहीं है। जो ऑपरेशन में शामिल थे पुलिस वाले सब वो कत्ल कर दिए गए। तो पुलिस ऑपरेशन कर भी नहीं सकती है और फिर पुलिस में जो भर्तियाँ हुई हैं, फिर आपने रेंजर्स को इख्तियार दे दिया। रेंजर्स भी कुछ नहीं कर सके, रेंजर के पास इख्तियार है, उसके बावजूद लोग मर रहे हैं। हमने तजवीज़ दी थी, हमारी तजवीज़ तस्लीम ही नहीं की जाती कि आप फौज को दें। हाँ, पाकिस्तान के आइन के तहत एक तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं इस पे बात करूंगा कि 92 का ऑपरेशन था, वैसे उस पे तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब खुद भी जो है माफी मांग चुके हैं। पाकिस्तान की फौज से ये काम मैं चाहूंगा कि वो इन्वेस्टिगेट। ठीक है, मैं उस पे आता हूं, उस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान की फौज का इसमें कितना अमल इसमें होना चाहिए। लेकिन मैं जाऊंगा इस वक्त सेनेटर साहब की तरफ। ताहिर मुर्शिदी साहब, बड़ा मैंडेट है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची में, आज जो इकदामात लिए गए हैं इस मीटिंग में, उससे क्या हम ये तवक्को लगा सकते हैं कि हालात कराची में बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से चीफ मिनिस्टर तो लाजमी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लॉ मिनिस्टर जो होता है और लॉ मिनिस्ट्री जो होती है, जिसके पास पूरी की पूरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके अंदर काम करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, ये बहुत खुशाइन बात है और अच्छी बात है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची के अमन के लिए, कराची में भाईचारे के लिए, पीस के लिए और ब्रदरहुड के लिए जितना काम कर सकती है कर रही है और करती रहेगी। और अल्ताफ़ भाई का एक ही पैगाम है कि आपस में मिल के रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। प्यार मोहब्बत का हमारा पैगाम पहुंचता है और बहुत जगह पहुंचता है और बहुत इलाकों में अमन उसकी वजह से होता है, और वो नहीं होने देते, जोश में नहीं आने देते, लोगों को बदले में नहीं आने देते। क्योंकि अभी हाजी साहब शायद अब यादाश्त उनकी कम है, वो नवाज शरीफ साहब को प्रेज कर रहे थे कि उनके ज़माने में बड़ा इधर एक्शन हुआ था। बिल्कुल हुआ था, हमारे 15,000 कारकुनों को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, हमारे लोगों को जुडिशल किलिंग की गई थी। हम नहीं कह रहे, हम सिंध हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये जो जुडिशल किलिंग्स हुई थी वो उस वक्त की हुकूमत ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की थी, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने हमारे कारकुनों को, बच्चों को मस्जिदों से पकड़ के, स्कूलों से पकड़ के, घरों से घसीट के कत्ल किया बुरी तरह। आज भी हमारे मिसिंग पर्सन है जो आज तक नहीं मिले। तो इसलिए वो अगर जमाना ना ही याद करें तो बेहतर है, हम आगे बढ़े, भाईचारा लेके, प्यार लेके, और अमन के लिए। मेरे सवाल सुने ताहिर साहब, ये पॉलिटिकल विल,
पॉलिटिकल विल अच्छा, मेरे एक सवाल सुन लें। पॉलिटिकल विल नहीं ताहिर साहब, मेरा एक सवाल सुन दिखाई गई ये कराची के मामले को ठीक करने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ताहिर साहब, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतना ही कर सकती है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं। बेसिकली ताहिर साहब, लॉ मेरा एनफोर्समेंट एक सवाल सुन एजेंसीज ले। करप्ट हैं, पुलिस सवाल तो करप्ट सुन ले, आप बात की जा रही है, मेरा एक सवाल सुन ले। politicized है, वो काम नहीं गालिबन करती, मेरी action आवाज नहीं शायद जो है वो लेती, ताहिर मशीदी कटी साहब तक पहाड़ी नहीं पे पहुंच रही है। कत्लेआम होता है तो वो खड़े एक हुए ब्रेक देख की रहे तरफ हो। जाएंगे और इसके बाद हम इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ANP के पास है और ये क्या एक साथ बैठने के लिए तैयार है। आज हाजी अदील साहब का कहना है कि एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इतने अरसे से जो कोर कमिटीज की मीटिंग होती थी उसमें ANP को दावत नहीं दी जाती थी, लेकिन आज जब प्रेसिडेंट साहब कराची में मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें ANP को बुलाया गया है। काफी अरसे के बाद ये देखने में आए। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जितने हमें बताखोर पकड़े थे, जितने टारगेट किलर पकड़े हैं, पता चलना ये अवाम को ये कौन से वो चेहरे छुपे हुए हैं, किन की सपोर्ट इनके पीछे हासिल है। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात कराची में अमन कैसे बहाल होगा, इस हवाले से आज एक मीटिंग भी बिलावल हाउस में हुई जिसकी सदारत पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने की है और कुछ इकदाम लिए गए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से कि क्या उनको उम्मीद है कि इन इकदाम के बाद कराची में अमल बहाल हो पाएगा। ताहिर मशीदी साहब, आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब जो कि कायद हैं आपकी जमात के, वो हमेशा आपको एक पैगाम देते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहो, मिल बैठ कर जो है फैसलों का हल तलाश करो, लेकिन ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं हाजी अदील साहब के जब कोर कमेटी का इजलास होता है या मीटिंग्स होती हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा होते हैं, आपकी जमात के रहनुमा होते हैं, ANP को दावत नहीं दी जाती उसमें। और मैंने ये भी देखा है कि जब कराची में हालात सेंसिटिव होते हैं तो आप लोग जो हैं वो ANP के साथ टॉक शोज में भी बैठना गवारा नहीं करते। क्या वजह है? तो फिर ये कैसी प्यार मोहब्बत है? नहीं, ये जो हाजी साहब बात कर रहे हैं वो सही है। वो एक कोर कमेटी बनी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। वो छोटे से छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक है और वो मीटिंग्स करती है। तो शायद वो कभी ANP को ऑन बोर्ड लेती है, कभी नहीं लेती, वो उनका हो सकता है वाजिब हो, उसका मुझे नहीं पता क्यों नहीं बुलाते। लेकिन उनके अगर 100 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं तो उनको तो बुलाना चाहिए ना। मगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे ANP हो, मैं ब्लेम गेम में तो कभी आया ही नहीं। 10 साल से आप लोग देख रहे हैं, मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं हकीकत की बात करता हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सुन्नी तारीख, आप मुस्लिम लीग F, ये उतना ही कर सकती हैं जितना पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर से कर सकती हैं। जैसे कि हमारा लीडर कहता है भाईचारे का पैगाम देते रहते हैं, अपने वर्कर्स को रोकते रहते हैं, सब्र तहम्मुल देते हैं, मगर असल काम जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का है। ये कराची जो है ये माफियाज के आ गया। आप कह रहे थे कि कोई शहर बताओ, शिकागो, द गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, ये गैंग वॉरफेयर ने कराची को कंट्रोल सर, वो गैंग बिल्कुल होंगे मशीदी साहब, देते हैं पुलिस को, गैंग पुलिस बिल्कुल होंगे। पॉलिटिसाइज्ड है, न्यूयॉर्क का अखबार निकाल के देख लें, वो नहीं एक्शन लेती उनके खिलाफ। 60 से ज्यादा नाम हमने दिए हैं जो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, मगर गैंगस्टर्स हैं, वो मर्डरर्स हैं, कातिल हैं, मगर उनको कोई गवर्नमेंट वाला नहीं पकड़ता, कोई ठीक है ताहिर साहब, तो अगर नहीं पकड़ोगे, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, वहां लोग रोज 10-15-20 लोग नहीं मरते, ना शिकागो में मरते, ना न्यूयॉर्क में मरते, चाहे वो पख्तून हो या पंजाबी हो या उर्दू स्पीकिंग, उनकी लाशें गिरती जाएंगी। ये कराची में जो लाश गिरती है वो हमारी लाश है, वो हमारे बेटे हैं। अच्छा हाजी अदील साहब, ये फरमाइएगा कि आज रहमान मलिक साहब ने, इसलिए लो, अच्छा मुझे सवाल करने थे हाजी अदील साहब से, को खत्म करो पुलिस को, और अच्छे ऑफिसर्स हैं कराची में, इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं। अच्छा ताहिर मशीदी साहब, ताहिर मशीदी साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ताहिर मशीदी साहब लेके आए मेन लाइन में, तो कराची में अमन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। और प्रेसिडेंट साहब ने जो ताहिर साहब, क्योंकि हम हमेशा कंप्लेंट प्रेसिडेंट तक लेके जाते हैं, हम बहुत खुशाइन हैं, हम बहुत वेलकम ताहिर मशीदी साहब कि ये प्रेसिडेंट साहब ने आके अपना हाथ इसके ऊपर रखा है, इंशाल्लाह बेहतर होगा।
अच्छा, मैं सेनेटर हाजी अदील साहब की तरफ जाना चाहूंगा। ताहिर मशीदी साहब, मैं जब सवाल करूं आपसे प्लीज आप रुक जाया करें। मैं आता हूं सईद गनी साहब आपकी तरफ आता हूं मैं, और ताहिर मशीदी साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जब मैं सवाल कर रहा हूं तो प्लीज रुक जाया करें ताकि दूसरों लोगों को भी मौका मिले जवाब देने का। हाजी अदील साहब, आज रहमान मलिक साहब ने, जब दूसरे बोलते हैं आप खामोश रहते हैं, जैसे ही मैं बोलने लगता हूं आप बीच में बोलने लगते हैं। मैंने आपको बहुत वक्त दिया है ताहिर साहब, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है। एक पार्टी को उसका पूरे हक से बहुत पुरानी ट्रिक है। प्लीज आप भी जरा मेरा जवाब सुन लिया करें। ताहिर साहब, मैंने इस प्रोग्राम में अभी तक जितना प्रोग्राम हुआ है सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि दूसरे मेहमानों को भी बराबर वक्त मिले। हाजी अदील साहब, आज रहमान मलिक साहब ने यह फरमाया है कि इत्तेहादी जमातों का मुझ पर पूरा एतमाद है, इस बात से इत्तफाक करते हैं? रहमान मलिक साहब पर एतमाद है आपको या नहीं? देखें, एक तो कंदल साहब हमारे दोस्त हैं और चेयरमैन सेनेट भी इनको चुप नहीं करा सकते हैं। जब ये बोलना शुरू हो जाए तो इनको इतना हक दे दीजिए ये ज़्यादा बोले। एक दूसरी बात ये है कि ठीक है जी, इन्होंने न्यूयॉर्क की बात की है। न्यूयॉर्क में एक मेयर ने आकर जो कुछ काम किया है, आज रात 12 बजे 1 बजे आप न्यूयॉर्क में घूमें, आपको कोई खौफ और ख़तरा नहीं होगा। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। लेकिन मैंने पहले कहा कि विल चाहिए। जनाब रहमान साहब हमारे मोहतरम में हम क्या कहें, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि हमने उनसे पूछा कि ये एक दिन के विज़िट पे जो नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका से लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, ये कौन लोग हैं? क्या इनके क्या यहाँ कारोबार है कि किसी बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने आते हैं, या कोई बहुत पॉलिटिकल शख्सियत हैं कि वो मुलाकात करके चले जाते हैं? आज तक उन्होंने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब वो ये कहते हैं कि ये तीनों पार्टियों का, उन्होंने कहा कि इसमें बत्ताखोर हैं ये तीनों पार्टियों के। सवाल ये है कि अगर इन तीनों पार्टियों में बत्ताखोर हैं, इनको रोकना, इनको गिरफ्तार करना इन पार्टियों को तो काम नहीं है ना, हुकूमत का काम है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। और अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री और हुकूमत नाकाम होती है तो इसका मतलब ये है कि बत्ते में कुछ हिस्सा हुकूमतों को भी चला जाता है। यही होता होगा। अगर प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? सियासी लोग तो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध फ़ोन कर देते हैं, उसके बाद उनको कवर कोई नहीं दे सकता है। क्रिमिनल्स को कवर ताकतवर लोग देते हैं जो हुकूमत में कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। और आप देखें, अव्वलीन जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत है तो वफाक की है। रहमान साहब हैं, जब भी होते हैं वो कराची आते हैं और फिर 90 में भी जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए अमन भी हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है उनकी काविशों के नतीजे मतलब, में। लेकिन अब मेरे सवाल का जरा हाँ या ना में जवाब देने तो आसानी होगी। एतमाद है रहमान मलिक आपके ख्याल में मसले का हल तलाश कर सकते हैं या एक तरफा वो जो है कार्रवाई कर रहे हैं? देखें, रहमान मलिक साहब अगर तलाश कर चुके होते तो उनके पास 4 साल थे, और अगर वो कल भी तलाश करने में कामयाब होते तो हमें खुशी होगी। हमें उनके साथ कोई जाती रंजिश नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब मैं जाऊंगा, नाकाम रहे हैं इस मामले में। ठीक है, अब मैं सईद गनी साहब से कुछ सवाल कर लूं, क्योंकि सईद गनी साहब कुछ सवाल हाजी अदील साहब ने भी उठाए हैं। ये कौन लोग हैं जो एक दिन के वीजा पे साउथ अफ्रीका से आते हैं, नाइजीरिया से आते हैं? यकीनन इनका रिकॉर्ड होता होगा तो इनका पता चलाना इतना मुश्किल नहीं है। और अगर एएनपी की दरख्वास्त है कि हमें वो लिस्ट प्रोवाइड की जाए या सेनेट और नेशनल असेंबली में उस लिस्ट को लेकर आए, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। जो पहले आप कोर कमेटी की बात कर रहे थे कि जिसमें अवामी नेशनल पार्टी को नहीं बुलाया जाता, सिंध में ये हाजी अदील साहब ने कहा था, मैं बयान नहीं था, ये हाजी अदील साहब ने कहा था। जी, मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ उसकी। जो कोर कमेटी है उसमें MQM और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं, और वो काम कर रही है एक्सक्लूसिवली लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के हवाले से, और उसी पर ज़्यादा बातचीत उनकी होती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आज से गालिबन कोई 2-2.5 बरस पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ANP के दोस्त भी शामिल हैं। वो पहले कराची की सतह पर है, उसके बाद नीचे हमने उसको डिस्ट्रिक्ट की लेवल पर भी बनाया, और हमारा प्लान ये था कि नीचे टाउन्स में और यूनियन काउंसिल की लेवल पर भी उन कमेटीज़ को हम मज़ीद आगे बढ़ाएं, ताकि नीचे की सतह पर जाके लोग आपस में मामला को हल कर सकें। तो वहाँ पर ANP की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। जो सवाल आपने किया है, कलामी में माफी चाहता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं बात काटूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो कोर कमेटी आप कहते हैं कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से है, तो ये तो गुज़श्ता 4 साल से एक दूसरी, क्या लोकल गवर्नमेंट के मामलात में आप अपने इत्तेहादियों को शामिल नहीं करना चाहते हैं? सिर्फ आप 2 ही फैसला करेंगे तो ये क्या नहीं, ये क्या कराची के अमन के लिए क्या सही कदम है? इसका तो मतलब ये है कि आप जहाँ चाहें वो इत्तेहादी आएगा और जहाँ चाहेंगे नहीं आएगा। आप इत्तेहादियों में फ़र्क करते हैं।
हाजी साहब, मैं आपकी किसी बात को वो रद्द नहीं कर रहा, उससे मैं कोई किसी से नहीं बिल्कुल आपने खुद कहा है करेक्ट कि नहीं कर हम रहा था। लोकल गवर्नमेंट के लिए तो आप कोर कमेटी बनाई है जिसमें एनपी शामिल नहीं है। तो कल जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं उस पर हम अभी भी एतमाद नहीं करते हैं जो कुछ हो रहा है, और कल भी नहीं करेंगे। फिर एक नया मसला पैदा होगा, फिर जनाब सदर साहब को मुदाखलत करनी पड़ेगी। नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी सी मतलब अगर लोकल गवर्नमेंट पे एक कमेटी बनी है तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होने चाहिए उसमें। नहीं, मेरी गुजारिश सुने, उसमें फिर अलग से एएनपी से भी और फंक्शनल लीग से भी उस पर बात हुई है, अलग से हुई है बात। वो जो कोर कमेटी का हवाला दे रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, बाकी इसमें मैं कोई और ठीक है। चले आगे बढ़े। ये साउथ अफ्रीका नाइजीरिया वाला बता दे कौन लोग हैं ये जो साउथ अफ्रीका नाइजीरिया से आते हैं और इसकी लिस्ट क्यों नहीं फराहम की जाती? मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, ना ही मेरे पास उसकी तफसीर है, लेकिन अगर ये सवाल सेनेट में पूछा गया है किसी की तरफ से भी तो मैं समझता हूँ इसका जवाब ज़रूर आना चाहिए और इसका रिकॉर्ड इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास यकीनन होगा। और ऐसे लोग अगर वो हाजी साहब समझते हैं जो मुल्क से बाहर आते हैं एक दिन के लिए और यहाँ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करते हैं या किसी का कत्ल करते हैं चले जाते हैं, तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनको बेनकाब होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि वो लोग कब कब आते हैं और उस वक्त उन दिनों में शहर में कहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। तमाम चीजें होना चाहिए, ये होना चाहिए। पिछले 3 साल से सुन रहा हूं सईद गनी साहब, मैं इसी शो पे बैठे हुए 3 साल से ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये करके खत्म करें ना इसको। पूछ रहे हैं इसमें लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा तो हैं, आप सेनेट में तो हैं ना सर, कौमी असेंबली में आते हैं, मैंने सेनेट में पूछा है, नेशनल पार्टी भी है, हुकूमत का हिस्सा एएनपी भी है, हुकूमत का हिस्सा पीएमएल-एफ भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल वाक़ई हो जाए या मुल्क में ऐसी सूरत हाल बन जाए तो वो सारे का सारा प्रेशर पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दिया जाता है और फिर जो है वो तमाम हमारी इत्तेहादी जमातें, माजरत के साथ तमाम इत्तेहादी जमातें वो एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। देखें हुकूमत का मकसद सिर्फ, लेकिन काफी हद तक ये दुरुस्त है ना सईद गनी साहब, देखें क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं नहीं होता है वफाक में और सूबे में वो आपके पास हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके तहत काम करती हैं, तो काफी हद तक ठीक है वो भी बराबर के शरीक है क्योंकि वो कोalition पार्टनर है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। जो हुकूमत के काम करने का तरीका है उसमें कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है तमाम हुकूमत की। अब अगर किसी हमारे दोस्त को शिकायत है तो उसका बेहतरीन प्लेटफॉर्म यह है कि वो कैबिनेट मीटिंग में तमाम मिनिस्ट्रीज के हवाले से बातचीत कर सकते हैं कि जनाब इस मिनिस्ट्री से ये शिकायत, इस मिनिस्ट्री से ये शिकायत है, उस पर मिनिस्टर अपनी जवाब दे सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारे जो इत्तेहादी है वो शायद, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन शायद वहां पर बात तरीके से नहीं होगी, इसलिए उसका जवाब नहीं आता होगा। मैं जवाब दे देता हूँ कि ये मामला कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ। हमारे हाजी गुलाम अहमद बिलौर साहब कैबिनेट के मेंबर है, आज मैंने उनसे पूछा कि आया ये जो आज सदर साहब तमाम पार्टियों से मिल रहे हैं क्या ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ है? उन्होंने कहा नहीं डिस्कस हुआ है। तो हर बात तो कैबिनेट से नहीं पूछी जाती है। नहीं, सदर साहब ने मुलाकात की, अच्छी बात है, यकीनन उनको कराची के हवाले से परेशानी है, हमने तो चाहते हैं कि कराची के हालात ठीक हों, वो सारे दोस्तों को बिठाकर अगर कराची में खून खराबा हमें उम्मीद करनी सदर चाहिए साहब की मीटिंग से रुक सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह, ऐसी आप 1000 मीटिंग करें, लेकिन माजरत के साथ ये मीटिंग पहले बहुत मर्तबा हो चुकी है, हर थोड़े अरसे बाद होती है, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता इसका। नहीं, मेरी बात सुने शहजाद साहब, अगर एक मीटिंग से हल नहीं निकलता है, 2 नहीं चाहिए, 2 से निकलता है 10 होनी चाहिए, 10 से नहीं निकलता है 100 नहीं चाहिए। हमें मसाइल के हल से नाउमीद नहीं होना चाहिए और एक दफ़ा नहीं, अगर 100 दफ़ा भी बैठना पड़े तो हमें बैठना चाहिए। इस पर मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि मीटिंग क्यों हो रही है। अगर एक मसला है हल नहीं हो रहा है, एक दफ़ा नहीं हुआ तो 100 दफ़ा, हमें 100 दफ़ा चाहिए क्योंकि हमारे पास इसका दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, एतराज कोई नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं कि ये मीटिंग्स पहले भी हुई है, लेकिन उसका कोई नतीजा पॉजिटिव नहीं निकला है। लेकिन उससे बेहतरी आती है, कि दोबारा वो वाकया रूनमा हो जाते हैं। सेनेटर अच्छा मैं सेनेटर ताहिर मशीदी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके बाद सेनेटर साहब से कुछ अहम सवाल पूछेंगे। साहब का ये कहना है कि कैबिनेट डिसाइड करती है और कैबिनेट में कोalition पार्टनर्स भी हैं, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी है। ताहिर साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
हमें बताखोर पकड़े थे, जितने टारगेट किलर पकड़े हैं, पता चलना ये आवाम को ये कौन से वो चेहरे छुपे हुए हैं, किन की सपोर्ट इनके पीछे हासिल है। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। कराची के हालात पर हम बात करें। ताहिर मशीदी साहब, आपने कहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ हद तक काम कर सकती है, जो जिम्मेदारी है यकीनन वो हुकूमत की होती है, लेकिन सईद गनी साहब कह रहे हैं कि कैबिनेट है फैसला करने के लिए और कैबिनेट का हिस्सा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सूबे में भी और वफाक में भी, तो आपकी भी बराबर की जिम्मेदारी बनती है। फिर नहीं, बराबर की तो उस वक्त हो ना कि हमारी आधी सीटें हों और हम इक्वल पार्टनर्स हों। हम इक्वल पार्टनर्स नहीं हैं और ना हम दावा कर सकते हैं इक्वल पार्टनर बनने का। हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो हमारी मैंडेट है 7% है और हुकूमत में भी हम 7% हैं। अब 7% को जितना सुना जाएगा या जितना 7% बोल सकता है उतना हम बोलते हैं। आवाम की कोई मसाइल हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे औरतों के हकूक़ हों, चाहे बच्चों के साथ बेहुरमती, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी 7% से बहुत ज़्यादा एहतजाज करती है, बोलती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट को मिन्नत करती है कि भाई ये करो ना करो, ये पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए। हमें उतना ही सुना जाता है जितना हमारा मैंडेट है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता, इन द लूप नहीं लिया जाता। हमें भी और ANP को भी और मुस्लिम लीग फंक्शनल को भी और मुस्लिम लीग काफ को भी सेम प्रॉब्लम है और ये दुनिया में छोटे पार्टनर्स का ये प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा मैं जो बात करना चाहता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट साहब के पास आपने पूछा कि ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि आप देखें बीइंग कैबिनेट के मेंबर्स या कोalition पार्टनर्स, हम हर वक्त ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारी दुनिया को हम कराची के मसाइल, कराची के प्रॉब्लम, ये किलिंग्स का प्रॉब्लम, ये बत्ताखोरी का प्रॉब्लम, ये महंगा, ये दहशतगर्दी का टारगेट किलिंग हम लेके जाते हैं, ड्रग माफिया का, लैंड माफिया का, हम हर एक के पास लेके जाते हैं। और आखिर प्रेसिडेंट साहब वो वाहिद शख्स हैं जो इनको जो थोड़ा सा सब्र से और प्यार से, मोहब्बत से और दुख से, पाकिस्तान के लिए उनको दुख है, वो सुनते हैं। कराची के लिए वो, कराची 70% ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की वेल्थ कराची है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, और कराची ही वो खूबसूरत सी शहर है जिधर सारी कौमें रहती हैं, सारी कौमें बसती हैं, सारी कौमों के मस्तूबन जो है कराची है। और हमें कराची को किसी न किसी तरह अमन लाना है, अमन लाना है। और मैंने यही कहा कि अगर सदर साहब के थ्रू अमन आता है तो बेशक आए। ये मुझे बताएं, आपने कहा कि 7% आप जो है हुकूमत का हिस्सा है, 7% आप हुकूमत का हिस्सा है, सिर्फ 7% आपकी उसमें जो है वो हिस्सा बनता है आपका। लेकिन कराची जो कि आप कह रहे हैं कि 70% रेवेन्यू प्रोवाइड करता है इस मुल्क को, और वहां पे आपका जो मैंडेट है वो 80% या गालिबन 90% है। मुझे ये बताएं, अगले इलेक्शन में MQM अपने वोटर से क्या कहेगी कि हम ऑपोजिशन में बैठ नहीं सकते, हम हुकूमत में बैठ के जो है आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। तो जिस शहर की हम बात कर रहे हैं कराची, वहां तो आपका मैंडेट 7% से बहुत ज्यादा है, बल्कि हम कह रहे हैं कि 90% 90 से भी ऊपर है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। चले 90 से भी ऊपर है तो ऑपोजिशन में बैठने के लिए आप तैयार नहीं है, पसंद करती है। कराची की आवाम जो है ऑपोजिशन में बैठने के लिए आप तैयार नहीं है, हुकूमत में बैठ के आप हल नहीं निकाल सकते, इसमें कोई शक नहीं है और इसको कोई शक कर ही नहीं सकता। हर इलेक्शन में हमें ज़्यादा वोट पड़ते हैं, हर इलेक्शन में हमारे ज़्यादा लोग इलेक्ट होते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है। और कराची की आवाम जो है और हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। हम कराची की आवाम के लिए ज़िंदा हैं और हम कराची की आवाम के लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो कराची की आवाम, कराची की बहाली, कराची में अमन, कराची में खुशहाली, कराची में तरक्की, ये हमारा मकसद है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ज़िंदगी है। तो ये तो आप, लेकिन यही मेरा सवाल है, इसीलिए ताहिर साहब मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। तो ये सब काम आप कर सकते हैं जब आप हुकूमत में बैठे हुए हो, लेकिन हुकूमत में बैठने के बावजूद वो काम नहीं हो रहे ना। तो वही तो हम वार्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वही तो हम वार्न करते हैं हर दफ़ा जब हम शिकायत लेके जाते हैं, जब कुछ नहीं होता होम डिपार्टमेंट में, जब कुछ नहीं होता चीफ मिनिस्टर में, जब कुछ नहीं होता प्राइम मिनिस्टर में,
और रहमान मलिक साहब को भी लोग ऐसे करते हैं। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, वो बहुत मेहनती मिनिस्टर है। कम से कम बाकी तो मिनिस्टरों के हम नाम ही नहीं जानते कि कौन है तो कौन नहीं। एक आदमी है जो कि कोशिश करता है, भागदौड़ करता है, उसके हाथ में जो कुछ भी है वो तो कर सकता है। मगर ये रहमान मलिक हो या प्रेसिडेंट साहब हो, वो नहीं है। ये एक पॉलिटिकल विल चाहिए। आपने अपनी करप्ट पुलिस को ठीक करना है, आपने अपनी रॉटन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ठीक करना है, आपने अच्छे ऑफिसरों को पुलिस में पोस्ट करना है, आपने पॉलिटिकल पैटर्नेज खत्म करनी है, और आपने अबव बोर्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन करना है। क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, आप अबव बोर्ड ऑपरेशन करें। और खुदा के लिए कराची की आवाम की पुकार सुने कि क्रिमिनल्स को खत्म कर दें और पाकिस्तान में अमन लेके आए, कराची में अमन लेके आए। पाकिस्तान की आवाम भी तंग आ गई है। कराची की आज एक मरतबा फिर ये फैसला भी हुआ है कि ऑपरेशन जो है वो बिला तफरीक किया जाएगा। ये एक दफा फिर फैसला भी हुआ है। हाजी अदील साहब, ये बताएं कि आज की जो मीटिंग थी बिलावल हाउस में, उसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी डिस्कस किए गए हैं। ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को इस वक्त डिस्कस करना जब कराची लहूलुहान हो गया है, जब हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्या मकसद है? क्या लोकल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है? हाजी साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं। हाजी अदील बहुत पुराने और समझदार सियासतदान, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इशारा कर दिया। देखिए, लोकल बॉडीज इलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल्स पे पुलिस जो है वो अंडर द मेयर होती है, और सारी की सारी कोऑर्डिनेशन एवरीथिंग अंडर एक मेयर हो। तो वो जैसे मैं चाहूंगा हाजी अदील साहब से मौक़िफ़ ले लें। किया गया था कराची को भी। और ठीक है ताहिर साहब, अगर पुलिसिंग जो है वो लोकल, जी हाजी अदील साहब, अगर आप मुझे वो लोकल बॉडी जब होंगे तो वो ज्यादा करीब आवाम के होंगे और वो ज्यादा एक्शन ले सकेंगे, मोर कोऑर्डिनेटेड, मोर। ठीक है हाजी अदील साहब का मौक़िफ़ लेने दें इसमें मुझे, ताहिर साहब। जी हाजी अदील साहब, पहली बात यह है कि जो बातें कर्नल साहब ने पहले कही है, इनका गवर्नर है सिंध में और पीपल पार्टी के वज़ीर आला हैं। ये एक न कहें कि हम बिल्कुल हमारा इख्तियार नहीं है, हम 7% है। हम कह सकते हैं कि हमारा एक वज़ीर मरकज़ में और एक वज़ीर सिंध में है। देखें, इनका तो गवर्नर है, एक डायरेक्ट वो सदर साहब के नुमाइंदा हैं, और वज़ीर आला जो है वो पीपल पार्टी की तरफ से, तो ये तो इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे कह सकते हैं कि ये इनकी हुकूमत नहीं है? हमारा एक वज़ीर है, वो लेबर मिला है। मेरी बात सुन लेना, सारे चीफ मिनिस्टर, मेरी बात सुन लेना। वहाँ पे कराची से ज्यादा किलिंग है, वहाँ पे ज्यादा कराची से ज्यादा दहशतगर्दी है। आप उस मौजूद पर बात करना चाहते हैं तो 100% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो उसको आप ब्लेम देंगे कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मैंने तो ये कुछ नहीं कहा, क्या नहीं, मैंने तो आप पे दावा नहीं दायर किया कि आपने कत्ल किए हैं। गर्चे के 12 मई को कत्ल आपने किए हैं, लेकिन मैंने तो नहीं कहा। देखें, आप मौजूद से हट रहे हैं, आप मौजूद से हट रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 12 मई को आपने कत्ल किए हैं। 50 आदमी कत्ल हुए हमारे 12 मई को, और पुरानी बातों में ना जाए ना। जो घेराव हुआ था हाईकोर्ट का वो भूल गए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, ये कैसे कह सकते हैं? गवर्नर इनका है, वज़ीर आला उनका है, दोनों पार्टियों ने आपस में सही तरीके से तकसीम किया। हमें तो एक वजारत मिली है लेबर की, मरकज में भी एक रेलवे की वजारत है। मुझे प्रोग्राम जो है वाइंड अप करना है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब जल्दी से दे दे। लोकल बॉडी में हमारी रिप्रेजेंटेशन मरकज में भी सिंध से और कराची से और सूबे में भी तब सही होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि डिलिमिटेशन की जाए और लोगों के सकाफती माहौल, सियासी, लिसानी, उनको इकट्ठा रखा जाए। हमें तो जिस तरह की डिलिमिटेशन अलग के ज़माने में हुई वो तो वन तरफा है। अगर ऐसी डिलिमिटेशन हुई जैसी मौजूदा है तो फिर वो इलेक्शन से कोई हमारी नुमाइंदगी हो नहीं सकती। मैं माजरत चाहता हूं, इस पर मैं मज़ीद बात नहीं आपको पसंद करेगी तो आपको इलेक्ट करेगी। साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब से मुझे एक और सवाल करना था। मुझे यकीन है वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रोविंशियल हुकूमत 100% फेल हो गई है। चीफ मिनिस्टर साहब की वहां पे कोई सुनता नहीं है, मंजूर वसान साहब जो अब इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी कोई सुनता नहीं है, और इसीलिए सदर पाकिस्तान को मीटिंग बुलानी पड़ती है और वफाकी वजीर
जो है रहमान मलिक साहब को आना पड़ता है सूरत हाल बेहतर करने के लिए। लेकिन इस पर हम फिर बात ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ लेंगे एक मरतबा फिर। नाज़रीन, फीडबैक के लिए आप हमें फेसबुक पे लिख सकते हैं, ईमेल के ज़रिए लिख सकते हैं। पाकिस्तान आज़ाद की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।